हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। तो आई होप कि पार्ट वन में जो मैंने इंट्रोडक्शन दी पेटेंट लॉ के बारे में, तो आपको वो समझ आई होगी। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कि कौन सी ऐसी इन्वेंशंस हैं, ठीक है, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कह सकते हैं हम कि जिसको हम इन्वेंशन नहीं मानते। ठीक है, किन चीज़ों को हम इन्वेंशन नहीं मानते। तो टॉपिक डिस्कस किया गया बेटा सेक्शन 3 और 4 में। ठीक है, 3 और 4 में एक तो मैंने बताया था कि जो एटॉमिक एनर्जी वाला, ठीक है, जो सेक्शन 4 हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था। ठीक है, तो सेक्शन 4 जहाँ पे इन्वेंशन रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी नॉट पेटेंटेबल, जो इन्वेंशंस हैं जो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेबल हैं, ठीक है, तो उसको हम इन्वेंशन नहीं बोलते। तो नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं सेक्शन 3, मैंने लास्ट में कहा था कि नेक्स्ट पार्ट में हम क्या है कि ये इन्वेंशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए बेटा। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वेंशन नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे ये आपके नोट्स हैं सेक्शन 3, ठीक है, मैंने साथ में लिखा है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने क्या किया है कि इसको समझाने के लिए अलग से क्या है कि हर एक पॉइंट के साथ एक एग्जाम्पल ऐड कर रखी है ताकि आपको समझ आ जाए। पढ़ना आपने यहीं से ही है, ठीक है। तो आपकी मैं क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आई रिपीट, ये आपके नोट्स हैं, पॉइंट्स लिखे हुए हैं, याद आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही करना है। ठीक है, अब समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्या है कि, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हर एक पॉइंट के साथ एक एग्जाम्पल ऐड कर दिए ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, पॉइंट सारे वही हैं जो आपके नोट्स में हैं और जो आपको याद करने हैं। ठीक है, चलिए बेटा। तो पहला पॉइंट क्या है, कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्रेवलस है, इररिलेवेंट टाइप है, छोटी सी बात है, कुछ खास है नहीं उसमें, या कॉन्ट्रेरी टू द वेल एस्टेब्लिश्ड नेचुरल लॉज, तो जो नेचुरल लॉ बने हुए हैं उसके अगेंस्ट है वो। ठीक है, अब आपको एग्जाम के पॉइंट से कैसे याद रखना है कि जो चीज़ फ्रेवलस है या अगेंस्ट है, अगेंस्ट द वेल एस्टेब्लिश्ड नेचुरल लॉज, ठीक है, तो उसका आप पेटेंट नहीं करवा सकते। एग्जाम्पल है जैसे एक परपेचुअल मोशन मशीन है दैट क्लेम्स टू जनरेट अनलिमिटेड एनर्जी without any external input would be considered frivolous because it violates the law of thermodynamics। ठीक है, अब थर्मोडाइनमिक्स का एक जो लॉ है उसके तहत क्या है कि कोई भी जैसे मशीन है, ठीक है, बिना वो एक्सटर्नल इनपुट के क्या है कि अनलिमिटेड एनर्जी दे ही नहीं सकती। ठीक है, तो आप ऐसी कोई बात कर रहे हो कि आप हमने जो मशीन बनाई है परपेचुअल मोशन मशीन, जो क्या है कि एक्सटर्नल इनपुट के बिना ही अनलिमिटेड एनर्जी पैदा करेगी, जनरेट करेगी, ये फ्रेवलेस है क्यों, बिकॉज ये बिल्कुल जो थर्मोडाइनमिक्स का जो एक नेचुरल एस्टेब्लिश्ड लॉ है, ठीक है, उसके अगेंस्ट है। ठीक है, अब आपको एक आइडिया लग गया इसमें अंदर क्या है। ठीक है, तो हमें याद कैसे रखना है कि हाँ भी जो फ्रेवलेस है या अगेंस्ट वेल एस्टेब्लिश्ड नेचुरल लॉज है उसका हम पेटेंट नहीं ले सकते। ठीक है, अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, जो कॉन्ट्री टू द पब्लिक ऑर्डर है। देखो आपके एग्जाम में जब आएगा आपसे पूछेंगे कि हाँ जी बताइए कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो क्या हैं कि जिसका पेटेंट नहीं करवा सकते, कौन सी ऐसी प्रोसेसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं जिसका पेटेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपने कोशिश करना है कि पहले जो इंपॉर्टेंट जो आपको ईजी लगता है पहले आप वो सारे लिख दें। ठीक है, फिर आपको जो लगता है टिपिकल है कुछ है तो उसके हिसाब से वो स्टेप बाय स्टेप कवर कर, लिखने का तरीका यही होता है। ठीक है, कॉन्ट्री टू द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हार्मफुल टू लाइफ एनवायरनमेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है, पब्लिक का नुकसान करती है, या मोरालिटी नैतिकता के अगेंस्ट है, ठीक है, ये हार्मफुल टू द लाइफ एंड एनवायरनमेंट है। जैसे कोई डिवाइस डिज़ाइन किया गया फॉर इलीगल ड्रग प्रोडक्शन और मेथड ऑफ कोजिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन वुड फॉल इनटू दिस कैटेगरी, कोई ऐसा डिवाइस है जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन पैदा करता है। ठीक है, या फिर क्या है कि जो ड्रग्स प्रोडक्शन के लिए है, जैसे मान लो अफीम बनाने के लिए कुछ ऐसा कोई डिवाइस डिज़ाइन किया आप, अब उसका पेटेंट करवाना चाहते हो तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे। ठीक है, मेयर डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल और एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी, जैसे कि कहता है कि एग्जांपल है आइंस्टाइन का एक फेमस इक्वेशन है, ठीक है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, वाइल ग्राउंड ब्रेकिंग इन फिजिक्स वुड नॉट बी पेटेंटेबल ऑन इट्स ओन बिकॉज इट इज a साइंटिफिक प्रिंसिपल विदाउट ए डायरेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यानी कि जो केवल एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है, आप एक कोई वैज्ञानिक सिद्धांत की खोज करते हैं तो उसका पेटेंट नहीं करवाया जा सकता। हाँ, उससे आप प्रोडक्ट बनाते हैं कुछ उसके बेस पे तो उसको आप पेटेंट करवा सकते हो। जैसे ग्रेविटी का एक नियम है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, उसके बेस पे आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो जो अलग है, न्यू है, ठीक है, जो मतलब मार्केट में अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है कि नहीं, उसका ठीक है आप करवा सकते हो, इसकी एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। ठीक है, ये कहते हैं मेरे डिस्कवरी ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ नॉन सब्सटेंस, जैसे डिस्कवरिंग ए न्यू क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एस्पिरिन
दैट डज नॉट प्रोवाइड एनी एडिशनल मेडिकल बेनिफिट बियॉन्ड द नोन फ्रॉम वुड नॉट बी पेटेंटेबल। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक टैबलेट है, दवाई है, ठीक है, जो मार्केट में अवेलेबल है, आप उसकी एक दूसरी कॉपी नकल बना देते हो, है कि नहीं, सेम चीज़, उसमें कोई नया कुछ नहीं है, कोई एडिशनल मेडिकल बेनिफिट नहीं है, उसको ऑब्वियसली पेटेंट नहीं देंगे। एक मेडिसिन मार्केट में है, ठीक है, एक दवाई है, टैबलेट है, मान लीजिए कोविड की, जैसे मान लीजिए आप उसकी कॉपी मार देते हो, ठीक है, उसकी कॉपी मार दी हमने, तो उसका पेटेंट हम नहीं करवा सकते। उसमें हाँ एडिशनल मेडिकल बेनिफिट्स हैं तो उसको पेटेंटेबल किया जा सकता है। नेक्स्ट है मेयर एग्रीगेशन ऑफ कॉम्पोनेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे जो भी जैसे शुगर है, वाटर है, ये सब मिला के आपने कुछ चीज़ कहा कि ये नई चीज़ है, जो हमें पता है कि ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, तो जो अवेलेबल है मार्केट में, तो उसका क्या है कि आपने एक कॉम्पोनेंट बनाया जो कॉम्पोनेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि पत्ती होगी, चीनी होगी, दूध हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, उसको आप बना के कहो जी हम तो इसका बनाएंगे कि हाँ भी इसका तो हम पेटेंट करवाएंगे, नहीं करवा सकते। ठीक है, एग्जाम्पल है मिक्सिंग शुगर एंड वाटर टू मेक ए सिंपल सिरप would not be patentable because it is merely an aggregation of their properties. नेक्स्ट है अरेंजमेंट और डुप्लीकेशन ऑफ नॉन डिवाइसेस। जैसे मान लीजिए अब कीबोर्ड है, ठीक है, अब कीबोर्ड का मान लो जैसे एक सिस्टम चलता आ रहा है आज तक, कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड लोग कंपनियां बनाती हैं, बेचती हैं अपना अपना सब, ठीक है, तो अगर आप कहेंगे क्रिएटिंग ए कीबोर्ड विद कीज अरेंज इन डिफरेंट ऑर्डर, कि वही कीबोर्ड वैसे ही कीबोर्ड है पर आपने कीज डिफरेंट ऑर्डर में बना दिया, अरेंज कर दिया, बट विद द सेम स्टैंडर्ड की फंक्शंस वुड नॉट बी पेटेंटेबल। कीज काम वही काम कर दिए जो वो करती हैं नॉर्मल 1 2 3 ABCD, ठीक है, अल्फ़ाबेट है या न्यूमेरिक है, सेम वही वर्क कर रहा है, उसमें कुछ एडिशनल कुछ नहीं है, बट हाँ अलग चीज़ निकाल दी आपने कि हम एक की दबाएंगे ये 5 ऐसे फंक्शन कर सकती है, ठीक है, तो ऐसा तो अलग चीज़ है। ठीक है, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, अब खेती बाड़ी हो गया, बागबानी हो गया, ऐसा कुछ करने के जो मेथड होते हैं, तरीके होते हैं, उसको आप पेटेंट नहीं करवा सकते। ठीक है, स्पेसिफिक टेक्निक फॉर प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग ए सर्टन क्रॉप वुड नॉट बी पेटेंटेबल, कि हाँ जी हम फसल उगाते हैं, ठीक है, उस फसल को उगाने का एक नया तरीका निकाला हमने, स्पेसिफिक टेक्निक निकाली, उसको हम पेटेंट नहीं करवा सकते। मेडिकल ट्रीटमेंट मेथड, जैसे सर्जरी के मेथड्स होते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर होता है, ठीक है, हमने कोई नया एक देखा कि हाँ भी जो ट्यूमर है ब्रेन में से, मान लो ट्यूमर है, उसको निकालने का कोई नया तरीका ढूंढा हमने, ठीक है, सर्जिकल एक प्रोसीजर ढूंढा है, ठीक है, जिससे हम क्या है कि इस तरीके से हम ह्यूमन ब्रेन में जो ट्यूमर्स हैं, ठीक है, उसको निकाल सकते हैं इजिली, तो उस जो सर्जिकल प्रोसीजर को पेटेंट नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, न्यू सर्जिकल प्रोसीजर फॉर रिमूविंग ट्यूमर्स फ्रॉम द ह्यूमन ब्रेन वुड नॉट बी पेटेंटेबल। नेक्स्ट है प्लांट एंड एनिमल्स एक्सक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ए नई ब्रीड ऑफ न्यू ब्रीड ऑफ डॉग और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट वुड नॉट बी पेटेंटेबल। ठीक है, तो बहुत चलती हैं GM क्रॉप्स, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है, एक नई प्रकार की आपने कोई जानवर खोज कर लिया, आपने कहा कि मैं तो उसका पेटेंट करवाऊंगा, ठीक है, ये क्रॉप की नई टेक्निक ढूंढ ली आपने, तो उसका पेटेंट नहीं करवा सकते। ठीक है, मैथमेटिकल बिजनेस मेथड्स या कंप्यूटर प्रोग्राम्स, जैसे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का आप कॉपीराइट ले सकते हो, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो होते हैं बेटा उसके कॉपीराइट मिलते हैं, पेटेंट नहीं मिलते। आपने कोई नया सॉफ्टवेयर ढूंढा, ठीक है, तो उसका क्या है कि कॉपीराइट होता है, पेटेंट नहीं होता। और दूसरी बात है, तो एक नॉर्मल चीज़, एक सॉफ्टवेयर है जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है, तो बेसिक फंक्शन ही परफॉर्म करता है, जैसे अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हो गया या बिजनेस मेथड फॉर ट्रैकिंग एक्सपेंसेस वुड नॉट बी पेटेंटेबल, इसमें कुछ नया नहीं है। मान लो अब मैं एक प्ले स्टोर में एक ऐप बनाता हूँ, एक एंड्रॉयड की ऐप बना देता हूँ, इसमें क्या है कि हाँ भी वो आपके खर्चों का ट्रैक रखेगा, ठीक है, आप कुछ खर्चे कर रहे हैं उसमें आपको बताएगा भी आप ये खर्चे गलत कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, उसका ट्रैक रखेगा। तो ये क्या है कि यानी कि जस्ट एक बेसिक जो मैथमेटिकल मेथड्स हैं, ठीक है, बिजनेस मेथड्स हैं, बिजनेस मॉडल्स हैं, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नया कुछ नहीं है। ठीक है, एस्थेटिक क्रिएशंस, ठीक है, ए न्यू पीस ऑफ म्यूजिक और पेंटिंग वुड नॉट बी पेटेंटेबल, इसका तो क्या होगा, कॉपीराइट होगा। ठीक है, इसका इसका क्या है कि पेटेंट नहीं होता बेटा, इसका तो क्या होता है, कॉपीराइट्स होते हैं, पेटेंट नहीं होते इसके, एस्थेटिक क्रिएशंस हैं। ठीक है, मतलब कि एस्थेटिक क्या होता है, जो इसकी लुक जो है, ठीक है, वो बहुत शानदार है, मतलब कि एस्थेटिक का अगर डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो जो क्या है कंसर्न विद ब्यूटी, ठीक है, जिसका एक सुंदर किसी चीज़ की सुंदरता के साथ संबंध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एस्थेटिक। ठीक है, चलिए, मेंटल एक्स और गेम्स, अब देखो जैसे चेस खेलते हैं हम, ठीक है, शतरंज हो गया, कोई और कोई मेंटल एक्सरसाइज है, ठीक है, कोई लूडो खेलने का तरीका हो गया, कुछ और हो गया, ऐसे गेम को खेलने का नया तरीका है कुछ, तो स्ट्रेटजी होगी भी हम चेस में इस तरीके से जीत सकते हैं, अगर हम ऐसे ऐसे चलेंगे तो सामने वाला जीत ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये मेंटल एक्स हैं, गेम्स हैं, ठीक है,
तो इसका आप पेटेंट कैसे ले सकते हैं? स्ट्रेटजी फॉर प्लेइंग चेस और मेंटल एक्सरसाइज रूटीन वुड नॉट बी पेटेंटेबल। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे अब डाटा होता है, हमारे बुक्स होती हैं, आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल होता है, उसके बेस पे ही सभी टीचर्स नोट्स बनाते हैं, तो कुछ टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, उसी इन्फॉर्मेशन को। आईसीएसआई ने भी कहीं से डाटा कॉपी किया होता है, कहीं ना कहीं से, बेयर एक्ट से होगा, रूल से होगा, या किसी की वेबसाइट से होगा, ऐसा कुछ ही होता है, ठीक है। तो जस्ट एक प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक अच्छे से कर देना या खराब से कर देना, जो भी कर देना, ठीक है, तो जस्ट एक प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उसका ऑब्वियस क्या है कि हम पेटेंट नहीं ले सकते, ठीक है। New way of organizing and presenting data in a separate sheet would not be patentable. Next is topography of integrated circuits. This refers to arrangement of elements in the integrated circuits which may be subject to separate intellectual property in protection but not through patents. जैसे कहते हैं कि कोई इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, हार्डवेयर्स हैं, तो हार्डवेयर को आपने, हार्डवेयर के जो एलिमेंट्स हैं उसको अरेंज करके कोई नई चीज़ पैदा की, उसके कहते हैं कॉपीराइट्स वगैरह हो सकते हैं, बट उसके पेटेंट नहीं होते। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल नॉलेज और एग्रीगेशन डुप्लीकेशन ऑफ नॉन प्रॉपर्टीज। तो यूजिंग नॉन हब, जड़ी बूटियाँ जिसको बोलते हैं, इन ट्रेडिशनल मेडिसिन इन ए कॉमन वे, और कंबाइनिंग कॉमन मटेरियल इज ए नॉन इन ए नॉन मैनर विदाउट एनी इनोवेटिव रिजल्ट वुड नॉट बी पेटेंटेबल। मैं इसको बहुत अच्छी एग्जाम्पल देता हूँ। संदीप सर जो मेरे साथ पढ़ाते हैं, इनके ना आज से कुछ साल पहले क्या हुआ, बहुत प्रॉब्लम होगी पेट की, ठीक है, स्टमक की बहुत ज़्यादा इशू हो गया, ठीक है। तो उनको यहाँ पे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से टेस्ट करवाए, चेक करवाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, प्रॉब्लम जस की तस रही। उसके बाद हमारे यहाँ पंसारी है, तो पंसारी के पास गए हम, पंसारी अब समेत जो नॉर्मल सामान मिलता है वहाँ पे, ठीक है। तो पंसारी के पास गए, हमने कहा कि हमें भी एक ऐसी कोई चीज़ बना दो यार जिससे इसका पेट में जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। उससे जो रिपोर्ट्स थी, जो हमने अस्पताल से, ठीक है, टेस्ट करवाए थे, तो उसकी रिपोर्ट्स को चेक किया। उसके बाद बोला ठीक है यार, मैं ये आपको बना के देता हूँ, बस आपने इसको देसी घी के साथ खाना है, आप 2 दिन में सेट हो जाओगे। 2 दिन तो छोड़िए, 1 दिन में सेट हो गए। जैसे उसने बताया आपने इस मेडिसिन को ऐसे ऐसे लेना है, 1 दिन में ही वो समस्या सॉल्व हो गई, आप विश्वास मानिए। तो अब क्या, अब जो उसने दवाई बनाई, अगर यही कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी होती तो वो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती चुटकियों में, तो वो तो, ठीक है, अपनी कितने करोड़ कमाती। अब ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे मैं टचवुड है, ठीक है, मैं बहुत रेयर होता है कि जो मेडिसिन खाता हूँ, ठीक है, जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो लेता हूँ, रेयर। मेरी कोशिश होती है कि जो नॉर्मल जड़ी बूटियाँ हैं, ठीक है, नॉर्मल जो होता है, जैसे इलायची हो गई, ठीक है, ऐसे बेसिक चीज़ें होंगी तो उसको इस्तेमाल करो। तो कहने का भाव क्या है कि जो ये लोग पंसारी लोग हो गए, या ठीक है, इस तरह के लोग हैं जो, ठीक है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, वैसे जो बेसिक जो नॉन जड़ी बूटियां हैं उसको मिला के कुछ आपको एक बना के देते हैं, हब्स को, ठीक है, तो उसका क्या पेटेंट ले सकते हैं? नहीं ले सकते, उसका नहीं ले सकते, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि जो नॉन हब्स हैं इन ट्रेडिशनल मेडिसिन इन ए कॉमन वे, कंबाइनिंग कॉमन मटेरियल इन ए नॉन मैनर विदाउट एनी इनोवेटिव रिजल्ट वुड नॉट बी पेटेंटेबल, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो सारी स्टोरी मैंने आपको कराई भी, कौन से चीज़ें क्या हैं जिनके पेटेंट नहीं लिए जा सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो मैंने पूरी कोशिश की इस तरीके से मैं आपको करवाऊं कि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा हो गया, ठीक है, पब्लिक के अगेंस्ट है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ठीक है, या फिर क्या है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, मोरालिटी के अगेंस्ट है, किसी को इंजरी पहुंचाता है, ठीक है, या इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है उसकी जो टॉपोग्राफी है बस, ठीक है, उसका आप नहीं कर सकते, पेटेंट नहीं कर सकते। जो नॉन इन्फॉर्मेशन है, अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, उसको एक इन्फॉर्मेशन को अच्छे ढंग से प्रेजेंट करना, रीअरेंज करना, प्रेजेंटेशन करनी, उसका पेटेंट नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। चलिए, तो केवल एक साइंटिफिक नियम है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, ठीक है, उसका आप क्या है कि पेटेंट नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, मैंने आपको सारी एग्जाम्पल्स अच्छे से दी हैं, बेस्ट पॉसिबल मैनर में ढूंढ ढूंढ के किस ना किस तरीके से आपको सब एग्जाम्पल दी, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए बेटा, नेक्स्ट है, और देखो, जो हम आगे चलने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो उसका एक मैंने सोल्यूशन निकाल दिया कि आप बोर ना हो, पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। जब हम आगे पढ़ेंगे तो इस तरीके से चीज़ें हैं कि हाँ भैया, आपको समझ नहीं आता, तो आपको समझ आए अच्छे से, तो पहले ही मैंने क्या किया, एक पेटेंट रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है, ठीक है, उसके ऊपर एक एट ए ग्लांस दे दिया, कि यानी कि ऊपर से ओवरव्यू दे दिया, कि इसमें प्रोसेस में ये कुछ होता है, सब कुछ ऐसा कुछ होता है, ठीक है।
तो जिससे आपको जो सब्सिक्वेंट जो टॉपिक्स हैं उसको पढ़ने में काफ़ी ईज होगा, आसानी होगा। जैसे क्या है प्री फाइलिंग फेज। अब होता है क्या, देखो एप्लीकेशन लगानी होती है हमने, मैंने मान लीजिए कोई इन्वेंशन की, मैं चाहता हूँ कि इस इन्वेंशन को जल्दी से जल्दी क्या है पेटेंट करवाया जाए, ताकि इसका जो राइट्स हैं, ठीक है, वो कल को मेरे पास रहें, उसके जो भी बेनिफिट्स हैं इकोनॉमिक वगैरह जो बेनिफिट्स हैं वो सब मुझे मिले, ठीक है। तो पहले प्री फाइलिंग फेस, एप्लीकेशन लगाने से पहले का फेस क्या होगा, तो पहले वही मैं अपना जो रिसर्च है, अपनी जो इन्वेंशन है वो कंडक्ट करूंगा और देखूंगा कि ये जो है कहीं पब्लिश तो नहीं हुई, जो प्रायर आर्ट है यानी कि जो पहले अवेलेबल जो मार्केट में है, तो क्या ये पब्लिश तो नहीं हो रखा मार्केट में पहले, ठीक है, वो सब चेक करूंगा मैं। कहते हैं इन्वेंटर कंडक्ट्स प्रायर आर्ट सर्च टू असेस पेटेंटेबिलिटी, कि क्या इसका पेटेंट हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। जो इन्वेंटर है वो कंडक्ट करता है प्रायर आर्ट सर्च। प्रायर आर्ट सर्च का मतलब क्या है कि ये देखना कि क्या ये ऑलरेडी पब्लिश तो नहीं हो चुका, जो मैं इन्वेंशन सोच रहा हूँ कि ये इन्वेंशन है, क्या ये पब्लिक में पहले ही अवेलेबल तो नहीं है, ठीक है। अगर ये पब्लिक में पहले ही अवेलेबल है, पब्लिक को पहले ही पता है, तो किस बात की इन्वेंशन, ठीक है। अगर ये पब्लिक को पहले ही पता है, पहले ही अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, या उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पहले ही पब्लिश कर रखा है इन चीज़ों को, तो किस प्रकार से इसकी पेटेंट होगा, तो पेटेंटेबिलिटी होगी नहीं, तो मैं वहीं पे इसको आइडिया गिव अप कर दूंगा, फिर आगे चलूंगा, ठीक है। तो चलिए मैंने पहले अपनी जो प्रायर आर्ट सर्च कंडक्ट की, ये चीज़ अवेलेबल भी है कि नहीं मार्केट में, तो वो देखा। फिर देखा कि कंसल्ट किया विद ए पेटेंट अटॉर्नी। पेटेंट अटॉर्नी को जो एडवाइजर्स होते हैं, वकील वगैरह होते हैं, तो पेटेंट अटॉर्नी जो होते हैं उनसे कंसल्ट किया फॉर लीगल एडवाइस, उनके साथ उनकी लीगल एडवाइस ली। ड्राफ्ट से पेटेंट एप्लीकेशन विद, ये आपको याद नहीं करना, मैं बता दूं, ये दिमाग में रखना, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसको आपने याद नहीं करना, ठीक है। पहले आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए, याद करने वाले टॉपिक अभी आएंगे, ठीक है। ये वाला इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ सर, बाकी जो किया वो सब याद करने वाला था, ठीक है। ड्राफ्ट से पेटेंट एप्लीकेशन विद द अटॉर्नीज असिस्टेंस, ठीक है। चलो आपने पहले प्रायर आर्ट्स देखा, कंडक्ट किया कि ये चीज़ अवेलेबल तो नहीं है, अपने वकील से डिस्कशन किया, फिर पेटेंट एप्लीकेशन लगाई, ठीक है। फाइल द पेटेंट एप्लीकेशन विद द इंडियन पेटेंट ऑफिस, ठीक है। फिर हमने जो एप्लीकेशन ड्राफ्ट किया, ठीक है, ड्राफ्ट करने के बाद जो हमारा कंट्रोलर है पेटेंट ऑफिस है उसको एप्लीकेशन लगा दी, ठीक है। फिर एग्जामिनेशन फेज स्टार्ट होता है। अब देखो जो पेटेंट की एप्लीकेशन लगती है उसकी एग्जामिनेशन के लिए जो पेटेंटी है, जो मतलब कि जो एप्लीकेंट है वो खुद अप्लाई कर सकता है या कोई और पार्टी अप्लाई कर सकती है। मान लो अगर पेटेंट की एग्जामिनेशन के लिए, इन्वेंशन की एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया गया, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, आई थिंक वो 12 महीने देखेंगे अभी, ठीक है, तो वो उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो आपकी जो पेटेंट एप्लीकेशन है वो अबेंडन हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना ही होता है। इंडियन पेटेंट ऑफिस असाइन से पेटेंट एग्जामिनर टू रिव्यू द एप्लीकेशन, ठीक है। जो एप्लीकेशन लगाते हैं, तो एप्लीकेशन लगाने के बाद क्या होता है, जो कंट्रोलर है पेटेंट ऑफिस यानी वहाँ पे, ठीक है, तो असाइन करते हैं कि हाँ भी एग्जामिनर को, हाँ भी ये वाला एग्जामिनर क्या है कि पेटेंट एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा। क्या होता है, दो तरह के एग्जामिनेशन होते हैं बेटा, एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तो देखा जाता है कि जो एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन है वो कंप्लीट है, ओके है, सब कुछ ओके है, ठीक है। उसके अलावा ये देखा जाता है कि हाँ भी जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो कुछ नयापन भी है कि नहीं है, वही जो हमने पढ़ा था बेसिक जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, नोवेल्टी है कि नहीं है, ठीक है, ऑब्वियसनेस के बारे में देखेंगे, ठीक है, क्या मार्केट में पहले ही पब्लिश हो चुका है वगैरह, प्रायर आर्ट पब्लिकेशन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। मैं आपको एग्जामिनेशन के बारे में समझाता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी हो, आगे जब चलेंगे तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे इन्वेंशन के बारे में था, ऐसे ही आपके नॉलेज के लिए बता दूं। जैसे एक सेकंड रुकिए, टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन अंडर पेटेंट्स एक्ट, ये जस्ट नॉलेज के लिए आपकी, ठीक है, ये याद नहीं करना, ये टाइप्स ऑफ, ये तो समझाने के लिए मैंने अपने एक तरफ से लिख रखा होता है अपने लिए, ठीक है। तो क्या है कि टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन अंडर पेटेंट्स एक्ट 1970, कहते हैं कि देखो एक्चुअल में क्या होता है, जो पेटेंट लॉ के तहत दो तरह के एग्जामिनेशन है, एक होता है सब्सटैंटिव एग्जामिनेशन, एक होता है, ठीक है, फॉर्मल एग्जामिनेशन। फॉर्मल मतलब एक फॉर्मेलिटी जिसको पूरी करनी है। यहाँ पे तो देखते हैं कि जैसे एक एग्जामिनेशन जो है, ठीक, वो देखते हैं कि जो आपकी एप्लीकेशन है उसमें सारी के सारी जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट लगने थे वो लगाए कि नहीं लगाए आपने, फीस प्रॉपर पे की है कि नहीं की, जो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी एप्लीकेशन के साथ वो दी है कि नहीं दी है। इफ़ एनी फॉर्मल डेफिशिएंसीज आर आइडेंटिफाइड, तो एप्लीकेंट को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, यानी इंटीमेट किया जाता है कि ये कमी है, इसको सुधार लो, ठीक है। आई रिपीट दिस पॉइंट, फॉर्मल एग्जामिनेशन में तो क्या होगा, चलो ठीक है, जो एग्जामिनर है
वो चेक करता है कि हाँ भी एप्लीकेशन इन ऑल रिस्पेक्ट्स ओके है, तो डॉक्यूमेंट लगाने थे लगा दिए हैं, इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी थी कर दी, तो ये सब देते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट जो है सब्सटैंटिव, सब्सटैंटिव में तो देखना है कि सब्सटांस, ठीक है, जो सब्सटांस है वो देखना है कि आपकी जो एप्लीकेशन लगाई है जो पेटेंट के लिए, इन्वेंशन के लिए, ठीक है, तो वो जो इन्वेंशन है उसमें कुछ नयापन है कि नहीं है, नोवेल्टी यानी कि, ठीक है, तो नोवेल्टी है या नहीं है। इन्वेंशन शुड बी न्यू एंड, मतलब आपको याद होगा कि पेटेंट को रजिस्टर करवाने के लिए कुछ बेसिक कंडीशन थी, वो नोवेल्टी था, एक नयापन होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, वो ऑब्वियस नहीं होनी चाहिए टू द पर्सन स्किल्ड इन द रिलेवेंट फील्ड, कि जो मार्केट में जो एक्सपर्ट हैं उस फील्ड के, तो उनको भी इस बारे में नहीं पता, ठीक है, और हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है। तो यानी ये हो गया सब्सटैंटिव। तो फॉर्मल में हम फॉर्मेलिटी देखेंगे, ऐसे याद रख लो सिंपल तरीके से, फॉर्मल एग्जामिनेशन में फॉर्मेलिटी, ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन कंप्लीट है कि नहीं है, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन ओके है, सब कुछ फीस दे दी है, प्रिस्क्राइब फॉर्म में, दैट्स ओके, ठीक है। सब्सटैंटिव में तो सब्सटेंस देखेंगे, नोवेल्टी वगैरह, कि हाँ भी जो इन्वेंशन को पेटेंट करवाने के जो बेसिक एसेंशियल्स होते हैं वो पूरे होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। चलिए, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो पहले तो हमने देखा फाइलिंग से पहले का फेज। फाइलिंग से पहले का फेज क्या है कि हमने देखा कि हाँ भी ये प्रायर आर्ट सर्च किया, पहले ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि नहीं है, जो हम इसको हम इन्वेंशन के तौर पे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, या अवेलेबल है या नहीं है। अपने जो पेटेंट अटॉर्नी यानी वकील है उससे कंसल्ट करते हैं हम, ठीक है, फिर उस वकील की सहायता लेते हैं, आप एडवोकेट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, लॉयर लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर हमने एप्लीकेशन लगा दी। फिर एग्जामिनर की बारी आती है, फिर एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया जाता है, ठीक है, फिर एग्जामिनर की बारी आती है। एग्जामिनर मैंने बताया कि कैसे कैसे एग्जामिनेशन करता है, ठीक है। तो एग्जामिनर कंडक्ट करता है डिटेल्ड एग्जामिनेशन, मैंने बताया कि दो तरह की है, एक फॉर्मल है एक सब्सटैंटिव है। एग्जामिनर कंडक्ट से डिटेल्ड एग्जामिनेशन एंड इशूड एन एग्जामिनेशन रिपोर्ट। इन्वेंटर विद द हेल्प ऑफ पेटेंट अटॉर्नी रिस्पॉन्ड टू द एग्जामिनर रिपोर्ट। देखो कई बार क्या होता है, जो एग्जामिनर रिपोर्ट होती है वो आगे फॉरवर्ड की जाती है कंट्रोलर को, पेटेंट ऑफिस को। एग्जामिनर, देखो हमने एप्लीकेशन लगाई कंट्रोलर को, पेटेंट ऑफिस को, ठीक है, अब कंट्रोलर याद रखो बस, ठीक है। हमने एप्लीकेशन लगाई कंट्रोलर को, तो कंट्रोलर ने आगे जो एप्लीकेशन है किसको कहा, एग्जामिनर को, कि भैया इसको एग्जामिन कर। तो एग्जामिनर ने क्या किया, उस एप्लीकेशन को एग्जामिन किया, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब मान लो कि उस एग्जामिनेशन रिपोर्ट में कुछ क्या है कि ऑब्जेक्शंस हैं, तो शॉर्ट कमिंग्स पाई गई हैं एप्लीकेशन में, तो फिर वो इंटीमेट किया जाएगा एप्लीकेंट को। तो एप्लीकेंट क्या करेगा, वो जो कमियां हैं, डेफिशिएंसीज हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, ठीक है, उसको इम्प्रूव करेगा, ठीक है, सही करेगा। अमेंडमेंट्स में बी मेड टू द एप्लीकेशन एज नीडेड, यानी जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट में कमियां पाई गई हैं तो पार्टी को बोला जाएगा, पार्टी उसको इम्प्रूव करेगी, अमेंड करेगी। अगर नहीं करती तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, अबेंडन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब अमेंडेड एप्लीकेशन इज फाइल्ड विद द इंडियन पेटेंट ऑफिस। भाई अब ये कुछ कमियां निकली है तो बताया गया सामने वाली पार्टी को, एप्लीकेंट को, तो एप्लीकेंट फिर अमेंडेड एप्लीकेशन सबमिट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपोजिशन फेज, ये थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने इसके लिए भी क्या है कि अलग से लिख रखा है, ठीक है, आप पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। कहते हैं कि जो पेटेंट एक्ट है ना, इसमें दो तरह के अपोजिशन होते हैं। अपोजिशन क्या होता है, देखो इन्वेंशन हम कर रहे हैं, पेटेंट लेना है, एक्सक्लूसिव पेटेंट है, ठीक है, 20 साल तक आपकी मनोपली रहेगी उस चीज़ के ऊपर, उस इन्वेंशन के ऊपर। अब हो सकता है कि सेम चीज़ को कोई और पहले ही इन्वेंशन करके बैठा हो, कोई एप्लीकेशन लगा के बैठा हो, ठीक है, उसको पता ही ना हो, और कंट्रोलर को भी नहीं, कंट्रोलर के पास तो बहुत एप्लीकेशंस हैं, उनको क्या पता भाई, वो सरकारी बंदे, आपको पता ही है काम काज कैसा होता है सरकारी, ठीक है। तो कहने का मतलब प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, मतलब कि मुद्दे की बात ये है, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज़ समझिए इस चीज़ को, अब जो एप्लीकेशन हमने लगा दी है पेटेंट की, हम कह रहे हैं कि हाँ भी हमारी जो इन्वेंशन है वो पेटेंटेबल है। अब सेम चीज़ हो सकती है कि पहले ही अवेलेबल हो मार्केट में, वो इन्वेंशन हो चुकी हो, उसका रजिस्ट्रेशन भी हो, उसका पेटेंट भी हो, है कि नहीं। तो कहते हैं कि दो तरह की अपोजिशन है, एक तो पेटेंट को ग्रांट करने से पहले, जो इन्वेंशन का पेटेंट है, पेटेंट ग्रांट करने से पहले की अपोजिशन, कि कोई बंदा अपोज करना चाहता है कर ले, टाइम मिल गया भाई आम जनता को कि हाँ भाई किसी को अपोज करना वो कर सकता है। फिर है कि चलो उस टाइम नहीं कर पाया, बाद में जब पेटेंट ग्रांट कर दिया गया तो उसके बाद भी क्या है कि अपोज किया जा सकता है, ठीक है, उसके बाद भी अपोज किया जा सकता है। तो पेटेंट ग्रांट होने से पहले जो कोई व्यक्ति अपोज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड प्री ग्रांट अपोजिशन। अब पेटेंट ग्रांट करने के बाद जो अपोजिशन जो है अलाउ की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ग्रांट अपोजिशन। होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, कहते हैं दिस टाइप ऑफ अपोजिशन कैन बी फाइल्ड
बाय एनी पर्सन बिफोर द ग्रांट ऑफ पेटेंट। तो ये जो प्री ग्रांट अपोजिशन जो है, ये ऑब्वियसली क्या है ना, एज द नेम सजेस्ट, ये अब जो पेटेंट है ग्रांट करने से पहले ये क्या है कि अपोज किया जा सकता है, ठीक है। इट अलाउज थर्ड पार्टीज टू रेज ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट द ग्रांट ऑफ पेटेंट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन एग्जामिनेशन प्रोसेस। ये क्या है कि थर्ड पार्टी को ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए अलाउ किया जाता है कि भाई पेटेंट ग्रांट होने से पहले, ठीक है, तुम जो अगेंस्ट कुछ बोलना चाहते हो, अगेंस्ट तुम्हारी कुछ है बात, तो अपनी बात रख लीजिए, ठीक है। ये किस समय होता है? ड्यूरिंग द एप्लीकेशन एग्जामिनेशन प्रोसेस। उधर से एग्जामिनेशन प्रोसेस चल रही है बाय द एग्जामिनर, ठीक है, उधर से क्या है कि थर्ड पार्टी किसी को जो ऑब्जेक्शन रेज करनी है, अपोज करना है, वो कर सकता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये किस प्रकार के कारण होंगे जिन कारणों के बेस पे अगला कहेगा कि अपोज करना चाहता है, या तो कहेगा इसमें तो कुछ इन्वेंटिव स्टेप ही नहीं है, इनोवेशन ही नहीं है कुछ इसमें, और जो ये मैटर रजिस्टर करवाना चाहते हैं एज ए पेटेंट, ठीक है, वो तो सेक्शन 3(4) में आ रहा है, मतलब इसका पेटेंट करवाया ही नहीं जा सकता, ठीक है ना। मतलब कुछ नोवेल्टी नहीं है, इन्वेंटिव स्टेप नहीं है, लैक ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, या फिर क्या है कि सेक्शन 3(4) में आ रहा है, तो कैसे करवा लेगा। तो इस बेसिस पे, इस बिना पे क्या है कि आप कहते हो कि हाँ भाई ये अपोजिशन, ठीक है, या उसके अलावा भी ये तो पहले ही हो चुका है ऐसा, ठीक है। चलिए, पोस्ट ग्रांट अपोजिशन, इसमें क्या आ गया बेटा, जब अपोजिशन ग्रांट, जो ग्रांट हो चुका है, सॉरी, ठीक है, जब क्या है कि पेटेंट ग्रांट हो चुका है, पेटेंट ग्रांट हो चुका है, अगर कोई थर्ड पार्टी अगर अपोज करना चाहती है फिर भी, तो भी कर सकती है, ठीक है। आफ्टर द पेटेंट हैज बीन ग्रांटेड, एनी इंटरेस्टेड पर्सन कैन फाइल ए पोस्ट ग्रांट अपोजिशन विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। दिस अपोजिशन अलाउज इंडिविजुअल्स या एंटिटीज टू चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ रजिस्टर्ड पेटेंट। एक तो था कि जब एग्जामिनेशन चल रहा है, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस, इफ समबडी वांट्स टू अपोज द पेटेंट, तो कर सकता है भाई, नोवेल्टी के बेस पे, ठीक है, ऑब्वियसनेस के बेस पे, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के बेस पे, ठीक है, या भी ये जो इन्वेंशन है नॉन पेटेंटेबल है, सेक्शन 3(4), ठीक है। द ग्राउंड्स फॉर पोस्ट ग्रांट अपोजिशन में इंक्लूड, वही चीज़ें, ठीक है, भाई हाँ भाई इसमें कुछ नया है नहीं भाई, कैसे तुमने ग्रांट कर दिया, इसकी कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ही नहीं है, ये वर्क ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो ऐसा। चलिए, तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये मैकेनिज्म है फॉर थर्ड पार्टीज के लिए कि अपनी बात को, अपनी कंसर्न जो है अबाउट द वैलिडिटी एंड पेटेंटेबिलिटी जो है, ठीक है, वो अपनी बात रख सकते हैं। इसका मकसद यही है अपोजिशन का कि केवल जो जेन्युइन जो, ठीक है, केवल जो जेन्युइन जो है, जेन्युइनली नोवल जो है, एन इन्वेंटिव इन्वेंशन है जहाँ पे, ठीक है, अ ग्रांटेड पेटेंट प्रोटेक्शन एंड द पब्लिक इंटरेस्ट आर सेफगार्डेड। तो जेन्युइन जो इन्वेंशंस है उन्हीं को अलाउ किया जाए पेटेंट के लिए, ठीक है, और इससे पब्लिक इंटरेस्ट भी सेफगार्ड होगा, ठीक है। चलिए बेटा, आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो अपोजिशन फेस में क्या आ जाता है कि थर्ड पार्ट जो हमने पढ़ा कि प्री ग्रांट अपोजिशन से पहले क्या है, कर सकते हैं, ठीक है, आफ्टर द पेटेंट एप्लीकेशन इज पब्लिश्ड, तो पब्लिकेशन होता है एप्लीकेशन का, ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि पेटेंट ग्रांट होने से पहले थर्ड पार्टी अपोज करना चाहती है, कर सकती है, ठीक है। तो अपोजिशन जो है हमने बोला कि वो उसको एग्जामिन करता है, पेटेंट ऑफिस यानी कंट्रोलर एग्जामिन करता है, कि देखता है कि जो अपोजिशन वाजिब है या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा उसके हिसाब से जो इन्वेंटर है जिसने एप्लीकेशन लगा रखी है वो अपनी बात रखता है। अगर अपोजिशन सक्सेसफुल नहीं होती तो पेटेंट, ठीक है, वो ग्रांट कर देते हैं पेटेंट फिर, ठीक है, जो कंट्रोलर है। ग्रांट फेज, अगर कोई अपोजिशन की ही नहीं गई या हुई तो बट अपोजिशन फेल हो गई, भी अपोजिशन ही गलत थी, तो पेटेंट ऑफिस क्या है, फिर जो पेटेंट है ग्रांट कर देगा, इन्वेंटर को जो है जो पेटेंट ग्रांट का नोटिफिकेशन मिल जाता है। मेंटेनेंस फेज, फिर ठीक है, आप पेटेंट आपको मिल चुका है, आप अपना काम कर रहे हो, जो आपकी फीस बनती है रिन्यूअल वगैरह पे करते हो। अब उसके बाद जो हमने बात की पोस्ट ग्रांट अपोजिशन फेज, अब एक कि जब पेटेंट ग्रांट कर दिया गया, जब पेटेंट ग्रांट कर दिया गया उसके बाद भी क्या है कि जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो क्या है, अपोजिशन कर सकती है विद इन 1 ईयर, ये याद रखना। टाइम लिमिट क्या है, पेटेंट ग्रांट जो फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ग्रांटेड पेटेंट, ठीक है, जब पेटेंट ग्रांट किया गया है उसके 1 साल के अंदर, जो पेटेंट ग्रांट होता है उसका एक पब्लिकेशन होता है, ठीक है, पब्लिश किया जाता है कि पेटेंट ग्रांट कर दिया गया है, तो उसके 1 साल के अंदर क्या है कि जो अपोजिशन किया जा सकता है। तब अपोजिशन इज एग्जामिन, सेम वे वर्डिंग है आगे, पेटेंट ऑफिस उसको एग्जामिन करता है, एंड द बोथ द पेटेंट होल्डर्स एंड द अपोनेंट में प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंस। तो जिसने अपोजिशन किया और दूसरा एप्लीकेंट इन्वेंटर जो है, दोनों अपनी अपनी बात रखेंगे, ठीक है। अगर अपोजिशन सक्सेसफुल हो गया कि हाँ भी इसमें तो कुछ नया था नहीं, ये इन्वेंशन ही नहीं है या पेटेंटेबल नहीं है,
तो जो पेटेंट ग्रांट किया गया उसको रिवोक कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। या फिर क्या है कि अगर अपोजिशन कामयाब ना हुई, अगर अपोजिशन कामयाब ना हुई तो ठीक है, फिर बात खत्म, तो जो चल रहा है चलने दो, पेटेंट तो मिल ही चुका है, ठीक है। तो दो बातों पे यहाँ फोकस रखो आप, यहाँ पे दो बातें आई हैं, एक तो अपोजिशन की, ठीक है, और दूसरा एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अपोजिशन आपको समझ आया, दो तरह का अपोजिशन है, एक प्री ग्रांट यानी कि पेटेंट ग्रांट होने से पहले जो अपोजिशन है, ठीक है, जब एग्जामिनेशन प्रोसेस चल रही होती है। दूसरा है पोस्ट ग्रांट, जब यानी कि अब पेटेंट ग्रांट हो चुका है, पेटेंट ग्रांट हो चुका है, उसके बाद जो अपोजिशन होता है, ठीक है। तो ये कब है, ग्रांट होने के बाद 12 महीने के अंदर अंदर क्या है कि कोई अपोज करना चाहता है कर सकता है। पेटेंट ग्रांट हो गया, उसके 12 महीने के अंदर क्या है कि अपोजिशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन भी देखा हमने दो तरह का है, एक फॉर्मल में तो जैसे एप्लीकेशन देखी जाती है, एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाता है कि एप्लीकेशन कंप्लीट है इन ऑल एस्पेक्ट्स, फीस प्रॉपर जमा करवाई गई है, प्रॉपर पर्टिकुलर फिल किए गए हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन सब दी गई है, तो ये फॉर्मल है, ठीक है। सब्सटेंटिव में तो देखा जाता है कि ये जो इन्वेंशन है वो पेटेंटेबल भी है कि नहीं है, ठीक है, नोवेल्टी है कि नहीं है उसमें, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है कि नहीं है, प्रायर आर्ट पब्लिकेशन तो नहीं हुआ है इसका, ठीक है। तो चलिए, ये आपको आइडिया लग गया ओवरऑल हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक चलता जाता है और ये समझ नहीं आता हम बात क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपोजिशन का मकसद भी समझ आ गया कि जो इस पेटेंट को कहता है यहाँ भी इसमें कुछ नया नहीं है, ये पेटेंटेबल नहीं है, तो अपोज करेगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन का पर्पस तो होता है कि सेम वही, पहले तो एक बेसिक चीज़ें चेक करना, और दूसरा कि यहाँ पे ये जो कह रहा है इन्वेंशन है ये मेरी, इसको पेटेंट ग्रांट करो तो वो पेटेंटेबल भी है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें पूरा एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है जी। चलिए अब बढ़ते हैं, एक एग्जामिनेशन, टोटली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें याद करने पॉइंट्स। सेक्शन 6 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि कहता है कि कौन से लोग हैं जो एप्लीकेशन लगा सकते हैं पेटेंट के लिए। एक तो हो गया कि देखो जिसने वो इन्वेंशन डेवलप की, ठीक है, इन्वेंशन की, ठीक है, जैसे कि जो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर हो गया, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर जिसने वो इन्वेंशन किया, बाय पर्सन क्लेमिंग टू बी द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। अच्छे से याद रख लेना, बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी एंड इंपॉर्टेंट, और क्या चाहिए, ठीक है। ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन, तो कहते हैं कि मैंने इन्वेंशन की है ये, ठीक है। और दूसरा असाइनी, बाय एनी पर्सन बीइंग द असाइनी ऑफ द पर्सन क्लेमिंग टू बी द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर इन रिस्पेक्ट ऑफ द राइट टू मेक सच एन एप्लीकेशन। अब इन्वेंशन मैंने की तो आई एम ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, अब मैंने आपको वो असाइन कर दिया कि हाँ भाई ये मेरे बिहाफ पे एप्लीकेशन लगाएगा, या मैंने अपने जो राइट्स हैं इसको दे दिए हैं, तो आप असाइनी है, ठीक है ना। फिर है बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिसीजन। अब मैं एग्जाम्पल किसी और के लूंगा, ठीक है, जो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है या असाइनी है उसकी डेथ हो गई, ठीक है, जो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर था वो एप्लीकेशन लगा सकता था, हमने देखा ए में, अब उसकी डेथ हो गई, तो ठीक है, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, लीगल एयर्स हैं, वो लगा लेंगे। और दूसरा था कि जहाँ पे ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ने असाइन कर दिया है, इनमें पेटेंट को असाइन कर दिया, आगे जो इन्वेंशन है उसको असाइन करते, तो असाइन ही लगा सकता था पॉइंट नंबर बी में। तो असाइनी की डेथ होगी मान लो, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो वो लगा देगा भाई, ठीक है। समझ गए आप, बाय एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन। दूसरा है असाइनिंग ऑफ द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। थर्ड है, अब इसकी डेथ हो जाती है ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर की, या असाइनी की डेथ हो जाती है, उनके बिहाफ पे एप्लीकेशन कौन लगा सकता है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से याद हो गया होगा। फिर कहते हैं कि अब एप्लीकेशन जो है इंडिविजुअली लगानी है कि ज्वाइंटली भी लगा सकते हैं, ज्वाइंटली भी लगा सकते हैं, ठीक है। दो लोगों ने मिलके अगर मान लीजिए कुछ इन्वेंशन की है तो ठीक है, ज्वाइंट एप्लीकेशन भी हो सकती है, ठीक है। द एप्लीकेशन में बी मेड बाय वन ऑफ द पर्सन इधर अलोन और ज्वाइंटली विद द एनी अदर पर्सन, ठीक है। तो मैंने ही अगर इन्वेंशन की, मैंने अकेले लगा दी, तो दो लोगों ने मिलके किया तो दोनों ने इकट्ठे लगा दी, या दो ने किया तो एक ने लगा दी, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको याद हो गया कि एप्लीकेशन कौन लगा सकता है, जो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है, या असाइनी ऑफ द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है, या जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है इन द केस ऑफ डिसीज्ड, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जो एप्लीकेशन है वो इंडिविजुअली या ज्वाइंटली लगाई जा सकती है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। अब दो तरह की स्पेसिफिकेशन होती है, मैंने आपको पार्ट 1 में ही बता दिया था। प्रोविजनल
एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में फ़र्क क्या है? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन क्या है कि अभी हम क्या है कि हम इन्वेंशन के अभी स्टार्ट किया है हमने, इन्वेंशन अभी क्या है इनिशियल स्टेज पे है, प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि हमें क्या है कि इसकी प्रायोरिटी मिल जाए, कि कल को कोई हमने अभी इन्वेंशन कर रहे हैं 4 महीने हो गए हैं, तो किसी ने जाके और ने एप्लीकेशन लगा दी सेम चीज़ की, तो प्रायोरिटी उसको मिल जाएगी, क्योंकि ऑफिशियली तो हमारे बारे में पता ही नहीं किसी को। तो जब हम इन्वेंशन कर रहे होते हैं तो हमारी ये एक तरह से देखा जाए हमारा दिमाग काम करना चाहिए। तो हम एक चीज़ पे इन्वेंशन कर रहे हैं तो हमें ये चाहिए कि हम फटाफट उसकी पहले एप्लीकेशन लगा दें कि हाँ जी ये प्रोविजनल एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन लगा दी पेटेंट की, उसके साथ क्या लगाया, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। अब प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन में बेसिक बातें होती हैं, ठीक है, किस बारे में हम इन्वेंशन कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा है क्या है कि अब 12 महीने के अंदर जब प्रोविजनल एप्लीकेशन लगाया, उसके 12 महीने के अंदर हमें क्या है कि एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन, ठीक है, तो हमने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल किया एप्लीकेशन के साथ, तो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के 12 महीने के अंदर हमें कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करना होता है। अब कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में बेटा क्या है, सब कुछ ही आ जाता है, ठीक है। एक सेकंड रुकना। जैसे देखिए, अब प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बारे में आप समझिए एक सेकंड, ठीक है, फ़र्क क्या है, ठीक है। मैंने एक तरफ से ये अलग किया है प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को। अब प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन क्या है, कहते हैं एक इनिशियल ड्राफ्ट। प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन है। अब एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोविजनल प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल करनी है, आप सीधी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर दो। पर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करने में रिस्क होता है, क्योंकि मान लो उस इन्वेंशन के बारे में किसी को पता लग गया, ठीक है, तो उसने सिमिलर चीज पे फटाफट इन्वेंशन स्टार्ट करके प्रोविजनल प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल कर दी, तो प्रायोरिटी है जो है पहल तो उसको मिल गई ना, आपको तो पहल मिली ना। आपको क्या चाहिए कि आप प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन जो है, ठीक है, एक तरह से फर्स्ट पार्ट होता है पेटेंट एप्लीकेशन का, और सब्सिक्वेंट पार्ट कौन सा है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो एक इनिशियल ड्राफ्ट है कि जिसमें होता है कि आपकी इन्वेंशन क्या है, इसकी बेसिक डिटेल, ठीक है, आप समझिए ध्यान से, इसमें होता है क्या है, इसकी इसमें इन्वेंशन प्लस उसकी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आ जाती है। इन्वेंशन क्या है, इन्वेंशन की बेसिक डिटेल क्या है, ब्रॉड डिस्क्रिप्शन, इट प्रोवाइड्स ए ब्रॉड एंड जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंशन इंक्लूडिंग मेन फीचर्स एंड पर्पस। कि मेरी जो इन्वेंशन है उसके मेन फीचर्स क्या है, पर्पस क्या है, ब्रॉड डिस्क्रिप्शन डिटेल दे दी पूरी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये वाला प्रायोरिटी डेट, क्योंकि जब आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल कर दी और 12 महीने आपके पास पूरा टाइम है कि आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर दो, तो आपको एक तरह से जैसे ही आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल की, आपको उसकी प्रायोरिटी मिल गई। अब 4 महीने के बाद कोई और आ जाता है एप्लीकेशन लगाता है सेम चीज़ में, उसको नहीं, पहल आपकी होगी, ठीक है। तो फाइलिंग ए प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन एस्टैब्लिश ए प्रायोरिटी डेट फॉर योर इन्वेंशन। तो ये आपकी क्या होगी, प्रायोरिटी डेट हो गई। आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल की, आपका कहते हैं ना पहल आपकी होगी। अब आप 12 महीने के अंदर अपनी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कीजिए। तो आप जो जब आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल की, उस डेट को हम क्या बोल देंगे, प्रायोरिटी डेट, ठीक है। तो पहल अब आपकी है, ठीक है। दिस इज डेट इज क्रूशियल फॉर डिटरमाइनिंग द नोवेल्टी ऑफ योर इन्वेंशन कंपेयर टू प्रायर आर्ट, ठीक है। अब मान लो आपने उधर से एप्लीकेशन फाइल की, 4 दिन के बाद कोई और आ जाता है सेम इन्वेंशन लेके, पहल आपकी है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंस है प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल करने का, ठीक है। नो क्लेम्स, इसमें कोई क्लेम नहीं होते अभी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, ये वर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें कोई क्लेम नहीं है अभी, आपको स्पेसिफिक कुछ क्लेम नहीं कर रहे, आप बस अभी इन्वेंशन के बारे में बेसिक डिटेल दे रहे हैं। अभी इसमें कोई क्लेम नहीं है कि ये हमारी ही है जैसे, ठीक है। ए प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन डज नॉट कंटेन एनी फॉर्मल पेटेंट क्लेम्स। क्लेम्स डिफाइन द स्पेसिफिक स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन सॉट फॉर द इन्वेंशन। अभी हम स्पेसिफिकली ये नहीं कह रहे, कुछ नहीं कह रहे कि हाँ भी इस चीज़ की इस चीज़ के पेटेंट की प्रोटेक्शन हमें मिले। तो जब वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल होता है उसमें होता है कि हाँ भी इस चीज़ की अब हमें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ये पेटेंट पे मोनोपोली हमारी है, ठीक है। और जो मैंने भी बताया कि प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के 12 महीने के अंदर, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के 12 महीने के अंदर बेटा क्या है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करना होता है, ठीक है। आफ्टर फाइलिंग ए प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन यू हैव ए 12 months ग्रेस पीरियड ड्यूरिंग विच यू कैन फाइल ए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। दिस अलाउज इन्वेंटर टू सिक्योर एन अर्ली प्रायोरिटी डेट। तो बार बार बोल रहा हूँ, देखो एक तो आपको पहल मिल गई, आपको बेटा क्या है, एक पहल मिल गई, तो आपकी पहल है आपकी यहाँ पे। तो जब आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल किया तो एक प्रायोरिटी डेट फिक्स हो गई कि हाँ भी ये डेट क्या है, आपकी है, ठीक है। इस दिन क्या है कि इस दिन से आपको प्रोटेक्ट मतलब इस दिन से
ये उसके 12 महीने के अंदर, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के 12 महीने के अंदर आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करते हो तो प्रायोरिटी आप ही की है। वाइल फर्दर डेवलपिंग द इन्वेंशन और सीकिंग फंडिंग। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो हमने अब सारी बात हो ही चुकी है, इसमें इसमें डिटेल्ड क्लेम्स होते हैं भाई आप किस चीज़ की प्रोटेक्शन चाहते हो। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल डिफरेंसेज इज दैट ए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इंक्लूड्स पेटेंट क्लेम्स। पेटेंट क्लेम्स डिफाइन द स्पेसिफिक लीगल स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन बीइंग सॉट फॉर योर इन्वेंशन। तो जो आप इन्वेंशन कर रहे हो उसमें आप कहते हो कि हमें इन चीज़ों के ऊपर प्रोटेक्शन चाहिए, भी कोई और बंदा इन्फ्रिंज ना करे, कोई और बंदा इस पेटेंट को कोई यूज ना करे। ठीक है। डिटेल्ड एंड फॉर्मल, तो इसमें तो केवल क्या था, एक इनिशियल ड्राफ्ट में क्या था, एक ब्रॉड डिस्क्रिप्शन थी, बेसिक डिटेल थी। यहाँ पे तो पूरे डिटेल्ड होती है एंड फॉर्मल होता है। यहाँ भी ये फॉर्मल एक तरह से हमें इसमें आप प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ठीक है। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज मोर डिटेल्ड and formal document that provides a comprehensive description of the invention, including its technical details, structure and operation. ओवरऑल भाई हमारी ये जो पेटेंट है कैसे वर्क करेगा, इन्वेंशन वर्क कैसे करेगी, ठीक है, पूरी की पूरी डिटेल होती है, इसमें फुल डिटेल होती है। ठीक है। इसमें और नया मैटर कुछ नहीं ऐड किया जाता कि जो आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के टाइम पे बताया था भाई ये इन्वेंशन है, ठीक है, तो उसके अलावा आप नया मैटर बाद में कभी इस इन्वेंशन को कर दो आप रजिस्टर, तो वो नहीं होना चाहिए। You cannot introduce new matter in the complete specification that was not disclosed in the provisional specification. The complete specification should build upon disclosure in the provisional specification. तो जो आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन में डिस्क्लोज किया था उसके बेस पे ही क्या है कि आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में क्या है अपना फाइल करेंगे। रिक्वायर्ड फॉर ग्रांट, तो जब तक ये फाइल नहीं करेंगे आप 12 महीने के अंदर तब तक आपको क्या है पेटेंट ग्रांट ही नहीं किया जाएगा। ठीक है। To obtain a granted patent, a complete specification is necessary. Patent office examines the complete specification to determine if the invention meet the patentability criteria, कि आपकी जो इन्वेंशन है वो पेटेंटेबल भी है कि नहीं है। और हाँ, जैसे अब प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के बाद 12 महीने का टाइम मिलता था, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बाद तो गारंटी होना है पेटेंट, तो उसमें कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता एक्स्ट्रा। ठीक है। अब आपको देखिए बेसिक चीज़ समझ आ गई। आपको जो बेसिक है कि आपके माइंड में एक चीज़ क्लैरिटी होगी कि प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में फ़र्क क्या है। ठीक है। अब उस हिसाब से आप पढ़ते जाना, आपके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई। ठीक है। तो मैंने आपको ये 3 चीज़ों के ऊपर पूरा टाइम लगवा दिया बेटा, तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत ना है। एक अपोजिशन के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है, और थर्ड क्या है, स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो तीनों कॉन्सेप्ट को मैंने पूरा क्लियर कर दिया आपको। ठीक है। तो जहाँ पे आपने अपनी बुक में उतारा होगा कहीं पे, तो इसको भी उतार लीजिए। ठीक है। जैसे अपोजिशन था, प्री ग्रांट अपोजिशन था, पोस्ट ग्रांट अपोजिशन था, एग्जामिनेशन फॉर्मल था, सब्सटेंटिव था, ऐसे आप उतार लीजिए स्पेसिफिकेशन। ठीक है। तो प्रोविजनल होता है और प्रोविजनल के 12 महीने के अंदर कंप्लीट होता है। ठीक है। तो पहले आपने एप्लीकेशन के साथ क्या है, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल किया, उसके 12 महीने के अंदर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करना है। और ये मर्जी होती है, मैं बता दूं, प्रोविजनल। ठीक है। आप सीधा डायरेक्टली क्या है कि एप्लीकेशन के साथ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है। बट दिक्कत ये हो सकती है कि फिर जब आपने इन्वेंशन स्टार्ट की उसके बीच में कोई आ गया, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बीच में कोई आ गया, ठीक है, तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो चलो आपने एप्लीकेशन लगा दी प्रोविजनल, ठीक है, तो उसके बाद 12 महीने का टाइम है, आप आराम से अपनी इन्वेंशन पूरी कर लो। तो अगर आप एक्सटेंड करवाना चाहते हो टाइम, एक्सटेंड भी हो जाता है। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे। फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन एंड प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। जैसे मीनिंग क्या है स्पेसिफिकेशन का हमने समझ लिया है। ठीक है। तो एक क्या है, स्पेसिफिकेशन एक टेक्नो लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है। टेक्नो लीगल क्या है, लीगल मतलब भाई हमारे क्लेम्स हैं उसके अंदर। टेक्नो क्या है कि टेक्निकल डिटेल है सारी की सारी, हमने बताया टेक्निकल डिटेल्स होती हैं उसकी, पेटेंट की भी कैसे वर्क करेगा। ठीक है। टेक्नो लीगल डॉक्यूमेंट है कंटेनिंग साइंटिफिक एंड टेक्निकल डिस्क्लोजर। साइंटिफिक एंड टेक्निकल पेटेंट कैसे वर्क करेगा, और उसके अलावा क्लेम्स हैं। फॉर्मल क्लेम्स तो केवल किस में आते हैं, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में। तो फॉर्मल कंप्लेंट क्लेम्स हैं कि हमारे को लीगल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए इस पेटेंट की, तो वो तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में आता है। ठीक है। क्योंकि उसमें ओवरऑल डिटेल आती है, ब्रॉड डिटेल्ड आती है उसमें। क्लेम्स फॉर इन्वेंशन विच इज द बेसिस ऑफ राइट्स ऑफ पेटेंट स्पेसिफिकेशन दस फॉर्म ए क्रूशियल पार्ट ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन। ठीक है। तो अब जो प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल होते हैं उसके साथ प्रोविजनल
एप्लीकेशन जब फाइल होती है पेटेंट की, उसके साथ क्या प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन हो गया, और 12 महीने के अंदर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन है क्या? एक टेक्नो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या है कि पेटेंट की टेक्निकल लीगल डिटेल सारी की सारी इसमें होती हैं। साइंटिफिक टेक्निकल एंड डिटेल हो गया, उसके अलावा क्लेम्स हो गए हमारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बहुत सिंपल है, सेक्शन 7। ठीक है, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। अब कहते हैं कि देखो आप एक एप्लीकेशन में एक ही इन्वेंशन की बात कर सकते हैं। ठीक है, आप ये नहीं कि एक एप्लीकेशन लगा रहे हैं उसमें 10 इन्वेंशन आप उसमें रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो दैट मस्ट नॉट बी द केस। ठीक है, सिंगल इन्वेंशन रिक्वायरमेंट। एवरी एप्लीकेशन फॉर ए पेटेंट टू बी मेड फॉर वन इन्वेंशन ओनली। तो वन एप्लीकेशन वन इन्वेंशन, ऐसे याद रख सकते हैं। वन एप्लीकेशन इज इक्वल टू वन इन्वेंशन। ठीक है, एक एप्लीकेशन में आप एक इन्वेंशन की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, शैल बी मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड फाइल्ड इन द पेटेंट ऑफिस। ठीक है, तो सिंपल वन एप्लीकेशन वन इन्वेंशन। ठीक है, या वन इन्वेंशन वन एप्लीकेशन, टू इन्वेंशन टू एप्लीकेशन। ठीक है, और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होनी चाहिए, और ये कंट्रोलर जो है पेटेंट ऑफिस है वहाँ फाइल कर देना है। नेक्स्ट है पीसीटी इंटरनेशनल एप्लीकेशन। ये चैप्टर के एंड में जाके कॉन्सेप्ट आएगा, चैप्टर के एंड में जाके। ठीक है, पीसीटी क्या है? एक पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी है, एक एग्रीमेंट है अलग अलग कंट्रीज के बीच में, यानी इंटर कंट्रीज। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल एक एग्रीमेंट है, अलग अलग देशों का, बहुत सारे देशों का एक अलग से एक एग्रीमेंट हो गया, पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी एग्रीमेंट है। ठीक है, पेटेंट कॉपरेशन, कॉपरेशन समझते हैं आप। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब पीसीटी एप्लीकेशन लगती है और वो अप्रूव हो जाती है, तो आपके पेटेंट की जो प्रोटेक्शन है वो केवल इंडिया में नहीं लगेगी, उन सभी कंट्रीज में लगेगी जो पीसीटी एग्रीमेंट का हिस्सा है। मान जैसे यूएस से है, यूके है, रशिया है, चाइना है, मान लो ये सब 10-50 कंट्रीज, लेट सपोज 50 कंट्रीज हैं, 50 कंट्रीज क्या है कि इस पीसीटी का हिस्सा है मान लो। ठीक है, मान लो कि पीसीटी में क्या है कि 50 कंट्रीज का हिस्सा है, तो उस 50 कंट्रीज में आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। अपने देश में तो है ही है, ये उसके अलावा जो भी कंट्रीज इस पीसीटी का हिस्सा है उसमें आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। कल को क्वेश्चन आता है कि क्या वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शन मिलती है, तो आपको याद रखना है कि देखो पूरे वर्ल्ड में तो नहीं मिल सकती, क्योंकि पूरा वर्ल्ड तो इस एग्रीमेंट का है नहीं हिस्सा। उसकी एप्लीकेशन वीपो को जाती है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एवरी इंटरनेशनल एप्लीकेशन अंडर द पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी फॉर ए पेटेंट एज मे बी फाइल्ड designated India shall be deemed to be an application under the Act if a corresponding application has also been filed before the controller in India। तो पहले देखो, आप अगर सीधी पीसीटी एप्लीकेशन लगाएं और यहाँ पे कंट्रोलर के पास लगाएं ना, तो फिर नहीं। ठीक है, आपको पहले यहाँ पे एप्लीकेशन लगानी है। जैसे कोई और अमेरिका का होगा तो पहले अमेरिका में लगाएगा, फिर पीसीटी में लगाएगा। ठीक है, तो ऐसा तो इंटरनेशनल एप्लीकेशन जो है अंडर द पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी जो है, ठीक है, वो लगाई जा सकती है। ठीक है, और पर उससे पहले ये ध्यान रखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग से सेम एप्लीकेशन कहाँ लगाई गई है, इंडिया में, इंडिया के कंट्रोलर के पास लगाई जा चुकी है। ठीक है, फाइलिंग डेट अंडर द पीसीटी। कहते हैं फाइलिंग डेट ऑफ सच एप्लीकेशन एंड इट्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन प्रोसेस्ड बाय द पेटेंट ऑफिस एज डेजिग्नेटेड ऑफिस और इलेक्टेड ऑफिस शैल बी इंटरनेशनल फाइलिंग डेट अकॉर्डेड अंडर द पीसीटी। तो कहते हैं कि देखो जो भी एग्रीमेंट पीसीटी, जो पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी के तहत जो भी ऑफिस को, जो भी ऑफिस डेजिग्नेट किया गया है कि हाँ भी इस ऑफिस में आपने पीसीटी एप्लीकेशन लगानी है। ठीक है, तो जब वो पीसीटी ऑफिस जो है, जो भी वो डेजिग्नेटेड ऑफिस है, आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देगा। ठीक है, तो जो प्रोसेस कर देगा वो, ठीक है, तो उस दिन को हम क्या मान लेंगे, इंटरनेशनल फाइलिंग डेट। ठीक है, चलिए फाइलिंग डेट ऑफ सच एप्लीकेशन एंड इस कंप्लीट स्पेसिफिकेशन प्रोसेस बाय पेटेंट ऑफिस एज designated office or elected office shall be international filing date accorded under the PCT. Next, a proof of right requirement where the application is made by virtue of an assignment of the right to apply for patent for invention. They shall be furnished with the application proof of the right to make the application. जैसे देखो कई बार एक तो हमने बात किया कि एप्लीकेशन कौन लगाता है, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। तो जहाँ पे ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ने इन्वेंशन असाइन कर दिया किसी को, तो साइन ही लगाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि असाइनी एप्लीकेशन लगा रहा है तो उसके पास राइट होना चाहिए कि हाँ भी उसका डॉक्यूमेंट होने चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए कि उसका राइट है। यानी कि असाइनमेंट का जो एग्रीमेंट होगा, असाइनमेंट डीड होगी, तो उसकी कॉपी लगानी है साथ में, कहने का बहुत सिंपल। ठीक है,
नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट। तो एवरी सच एप्लीकेशन नॉट बीइंग ए कन्वेंशन एप्लीकेशन और पीसीटी एप्लीकेशन, तो इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में जो नॉर्मल एप्लीकेशन लगाई जाती है, पीसीटी को छोड़ दो, दूसरी जो बाहर की छोड़ दो, ठीक है। तो एवरी सच एप्लीकेशन यहाँ से याद रखो, एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड बाय ए प्रोविजनल या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। मैंने आपको बताया जब आप पेटेंट की एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसके साथ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन कोई मैंडेटरी नहीं है, आप डायरेक्ट कंप्लीट स्पेसिफिकेशन लगा सकते हैं। उसका नुकसान क्या है मैंने बता दिया, ठीक है। तो एप्लीकेशन के साथ आप प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन लगा सकते हैं या डायरेक्टली आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन लगा सकते हैं। अगर आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन लगाई तो 12 महीने का बेटा टाइम मिल जाएगा आपको, 12 महीने का टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो एप्लीकेशन के बारे में समझ आया। तो एक सिंपल सिंपल बात याद रखिए कि पहली बात, मोटे मोटे पॉइंट याद रखते हैं कि सिंगल एप्लीकेशन के लिए सिंगल एप्लीकेशन सिंगल पेटेंट, सिंगल इन्वेंशन, वन इन्वेंशन वन एप्लीकेशन, एक तो ये हो गया। और दूसरा क्या है कि अगर आप पीसीटी की एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, इंटरनेशनल एप्लीकेशन अंडर पीसीटी लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन इंडिया में आपने कंट्रोलर के पास लगा दी हो। दूसरा पॉइंट क्लियर है, ठीक है। फिर फाइलिंग डेट क्या है, तो कहते हैं कि फाइलिंग डेट ऑफ सच एप्लीकेशन जो है वो कौन सी होगी, तो वो पीसीटी ऑफिस जो है, ठीक है, जो भी ऑफिस डेजिग्नेट किया गया है या एस्टेब्लिश्ड ऑफिस है, वो जो एप्लीकेशन प्रोसेस करेगा, ठीक है, उसको मान लेंगे। और जहाँ असाइनी एप्लीकेशन लगाना चाहता है तो उसके बाद असाइनमेंट का प्रूफ होना चाहिए, यानी असाइनमेंट डीड वगैरह होनी चाहिए, वो साथ में लगा नहीं है एप्लीकेशन के। और एप्लीकेशन के साथ में क्या है, प्रोविजनल या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन साथ में फाइल करनी। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वही बात है, प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। अब सारी कहानी आपको समझ आ गई है। तो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन ये लगाई जाती है एप्लीकेशन के साथ, और एप्लीकेशन के साथ प्रोविजनल की जगह सीधी कंप्लीट भी लगाई जा सकती है। उसका फायदा नुकसान मैंने सब बता दिया आपको, ठीक है। तो प्रोविजनल एप्लीकेशन लगाने के 12 महीने के अंदर क्या है, आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करनी है। अगर नहीं किया तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो अबेंडन कर दी जाएगी, खत्म हो जाएगी, एप्लीकेशन डेड हो जाएगी आपकी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन में कुछ फॉर्मल क्लेम्स अभी नहीं बताए जाते कि किन चीज़ों से हमें प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। पेटेंट के रिगार्ड में किन बातों में हमें प्रोटेक्शन चाहिए वो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन में नहीं होता। बट कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि यहाँ भी हमें इन इन चीज़ों पे क्या है, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है ना। चलिए, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। कहते हैं कि वेयर एन एप्लीकेशन फॉर ए पेटेंट नॉट बीइंग ए कन्वेंशन एप्लीकेशन और एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर पीसीटी, ठीक है, इज कंप्लीट बाय ए प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। कहते हैं जहां पे एप्लीकेशन के साथ आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन लगा दी है तो वहां पे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन क्या है, इस एप्लीकेशन को फाइल करने के 12 महीने के अंदर लगाना है, ठीक है। आई रिपीट, जहां पे आपने क्या है कि जब एप्लीकेशन के साथ में क्या लगाया था, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, उसके 12 महीने के अंदर हमें क्या लगाना है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। कॉन्सेप्ट समझ आ गया सर, ठीक है। चलिए, एंड इफ द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज नॉट सो फाइल, तो एप्लीकेशन मैंने बताया खत्म, अबेंडन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कंबाइनिंग रिलेटेड इन्वेंशन फॉर ए सिंगल पेटेंट। अब मान लीजिए ये लगा कि यहाँ भी जो दो या दो से ज़्यादा एप्लीकेशन लगाई थी, इसका लिंक उसी एक ही इन्वेंशन के साथ है, एक ही पेटेंट के साथ है, तो सब वो एप्लीकेशन को कंबाइन कर दिया जाता है, उसको सिंगल एप्लीकेशन में डाल दिया जाता है। सिंपल सी बात है। यानी कि मैंने मान लीजिए 3 एप्लीकेशन लगाई हैं, 3 इन्वेंशन की, इन्वेंशन 1, इन्वेंशन 2, इन्वेंशन 3, ठीक है। तो कंट्रोलर को ये लगा और हम मान भी गए, यहाँ पे ये जो इन्वेंशन है ये एक सिंगल इन्वेंशन है, अलग अलग इन्वेंशन ना कर इसमें करवाया जाए, अलग अलग पेटेंट ना ग्रांट किया जाए, सिंगल पेटेंट ग्रांट कर दिया जाए इन तीनों का, एक ही सिमिलर चीज़ है ये, ठीक है। तो ठीक है, तो एप्लीकेशन, अलग अलग एप्लीकेशन को क्लब किया जा सकता है और एक सिंगल एप्लीकेशन में तब्दील किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो वेयर 2 और मोर एप्लीकेशन एंड नेम ऑफ सेम एप्लीकेंट, कहते हैं सेम एप्लीकेंट के नाम पे, ठीक है, सेम एप्लीकेंट के नाम पे 2 या 2 से ज़्यादा एप्लीकेशन लगाई गई हैं और उसके साथ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन लगी हुई हैं, आर कंप्लीट बाय प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, यानी कि पता है 12 महीने में हमें क्या फाइल करना है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेंशन, अब समझिए जो कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेंशन विच आर कोगनेट और ऑफ विच इज वन इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ एनर। कोगनेट मतलब लिंक्ड है उनका आपस में एक दूसरे से, या एक चीज क्या है कि दूसरे का ही मॉडिफिकेशन है, एक इन्वेंशन दूसरे का ही तरह से मॉडिफिकेशन है, ठीक है। एंड द कंट्रोलर इज ऑफ द ओपिनियन, कंट्रोलर को ये लग रहा है कि सारी की सारी होल ऑफ सच, आई रिपीट, होल ऑफ सच इन्वेंशन आर सच एज टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल इन्वेंशन,
बहुत सिंपल पॉइंट है, समझ आ गया कि जहाँ पे एप्लीकेंट ने अलग अलग एप्लीकेशन लगा रखी हैं अलग अलग इन्वेंशन के लिए। अब कंट्रोलर को ये लगता है कि ये जो इन्वेंशंस हैं ये कॉग्नेट हैं, एक दूसरे से मिलती हैं या एक दूसरे का ही मॉडिफिकेशन है ये। तो जब इसको लगेगा तो वो क्या करेगा कि सिंगल इन्वेंशन में कन्वर्ट कर देगा ऐसे, ठीक है। इसे सभी इन्वेंशंस को एक सिंगल इन्वेंशन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, और उसकी एक सिंगल एप्लीकेशन लगवाएगा एंड मे प्रॉपरली बी इंक्लूडेड इन वन पेटेंट। ये मे अलाउ वन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन टू बी फाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सच प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। बहुत सिंपल सी कहानी है, समझ आ गई आपको। तो अब कहेगा कि देखिए ठीक है, आपने एप्लीकेशन जब लगाई थी, ठीक है, आपने ये एप्लीकेशन जब लगाई थी तो आपने क्या किया था, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन लगाई, इसका प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल किया, ये एप्लीकेशन लगाई, इसका प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल किया, ये लगाई, इसका प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल किया। बट कहता है कि अब तो इसको सिंगल इन्वेंशन मान लिया गया है, उसका पेटेंट भी सिंगल ही ग्रांट होगा, तो अब इसकी जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है वो अलग अलग नहीं फाइल करनी, एक सिंगल सिंगल क्या है कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर दी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या है कि अब जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है वो सिंगल ही फाइल होगी, अलग अलग फाइल नहीं होने वाली है, ठीक है ना। चलिए, हाउ द पीरियड ऑफ 12 मंथ शैल बी रेकन फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अर्लीस्ट प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। ये आप समझ रहे हैं कि अब 12 महीने का टाइम है, टाइम तो 12 महीने का है। अब कहते हैं कि पहले ये फाइल हुई थी, बाद में ये फाइल हुई, उसके बाद में ये फाइल हुई, तो अब कंप्लीट स्पेसिफिकेशन तो एक ही फाइल होनी है। तो 12 महीने कहाँ से काउंट करें, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, जो सबसे पहले फाइल हुई थी यानी यहाँ से, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये एक तरह से देखा जाए चालाकी को रोकने के लिए ये कॉन्सेप्ट है। एक बंदा अगर चालाकी करे, उसको लगे यार 12 महीने में ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं हो पा रही, तो 10 महीने बीतते हैं, 10 महीने बाद एक क्या करता है, उसको मॉडिफाई करके उसी एप्लीकेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक और फाइल कर देता है। फिर 10 महीने बीत रहे हैं, कुछ कर नहीं रहा वो, ठीक है, कुछ हो नहीं पा रहा उससे, तो फिर 8-10 महीने बीते, 11 महीने बीते, एक और फाइल कर दी, ताकि उसका जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करने का टाइम आगे आगे एक्सटेंड होता जाए। तो उस चीज़ को रोकने के लिए जो कानून है उसने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि देखिए जहाँ पे कंट्रोलर को ये लगता है कि आप अलग अलग एप्लीकेशंस फाइल करते हैं कि हाँ भी ये हमारी इन्वेंशन है, ये अलग इन्वेंशन है, ये अलग इन्वेंशन है, आपने वो फाइल की, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल कर दी, हर चीज़ में 12-12 महीने का टाइम ले रहे हैं आप। अब लगा कंट्रोलर को कि ये जो है कॉन्सेप्ट, इसका नजायज फ़ायदा उठाया जा रहा है और इसमें क्या है कि जो प्रोविजनल जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी वो एक दूसरे से मिलती हैं, इन्वेंशंस का आपस में ही लिंक है, कोगनेट ये इन्वेंशंस हैं, या एक इन्वेंशन दूसरे का ही क्या है मॉडिफाइड फॉर्म है, उसका अलग अलग पेटेंट तो ग्रांट हो ही नहीं सकता। तो कंट्रोलर को ये पावर दे दी गई इन सभी एप्लीकेशन को क्लब कर दे, इन्वेंशंस को क्लब कर दे, एक ही सिंगल पेटेंट ग्रांट करे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है, लॉजिक बात है, जिस चीज़ को रोका गया, मेल प्रैक्टिस को रोका गया, गलत चीज़ को रोका गया, वो यही है कि यहाँ भी जो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन का जो टाइम काउंट होना है वो कौन सी से काउंट होना है, सबसे पहले जो फाइल की गई थी। बाद में जो चालाकी मारी जा रही है कि 10 महीने बाद फाइल कर दी, उसका 12 महीने ले लिया जाए, वो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको समझ आया प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बारे में। पहला टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ये देख लिया, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन से 12 महीने के अंदर हमें कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करना होता है, अगर नहीं किया गया तो आपकी एप्लीकेशन अबेंडन हो जाएगी। और फिर था कि जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट इन्वेंशंस, उसको क्लब करके एक सिंगल पेटेंट ग्रांट किया जा सकता है। और दूसरी बात है कि जो सबसे पहले जो एप्लीकेशन फाइल हुई है, ठीक है, वहाँ से 12 महीने का टाइम काउंट होगा। फिर कहते हैं कि ट्रीटिंग ए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एज प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। तो कहते हैं कि जहाँ पे एप्लीकेशन जो लगाई गई है फॉर ए पेटेंट, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, वो कन्वेंशन एप्लीकेशन पीटीसी वगैरह को, इज अ कंप्लीट बाय ए स्पेसिफिकेशन परपोर्टिंग टू बी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। भैया हम तो कह रहे हैं कि ये तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है, एप्लीकेशन के साथ क्या है, सीधी क्या लगा दी, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, प्रोविजनल लगाई हुई नहीं। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, ठीक है। तो कहते हैं कि जहाँ पे हमने तो क्या किया, एप्लीकेशन के, मैंने बताया आपको कि एप्लीकेशन के साथ प्रोविजनल लगाते हैं, आप चाहें तो सीधा कंप्लीट लगा सकते हैं। और अब आप कहते हैं कि ये तो एप्लीकेशन लगा रहा हूँ जी मैं, इसके साथ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है सीधी, ठीक है। तो वहाँ पे कहते हैं कि इफ़ द कंट्रोलर में, इफ़ द एप्लीकेंट सो रिक्वेस्ट एट एनी टाइम विद इन 12 months फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, direct that such application shall be treated as provisional specification and proceed with the application accordingly। आप समझ गए कॉन्सेप्ट को
कि जहाँ पे बेटा, जहाँ पे जो कंट्रोलर है, ठीक है, अब एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन लगा दी, एप्लीकेशन के साथ क्या लगाई, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, एप्लीकेशन के साथ क्या लगाया, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। आप कहते हैं कि देखो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन तो हो गया फाइल, तो कहानी खत्म, अब तो पेटेंट ही ग्रांट होना है, एग्जामिनेशन वगैरह होगा, पेटेंट ग्रांट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि देखो, जहाँ पे जो एप्लीकेंट है वो अगर रिक्वेस्ट करे कंट्रोलर को, तो इस कंप्लीट को क्या मान लिया जाएगा, इस कंप्लीट को क्या है, इस कंप्लीट को क्या माना जाएगा, ओरिजिनल मान लिया जाएगा, और इसके फाइल करने से 12 महीने का टाइम दे दिया जाएगा। चल भैया कोई बात नहीं, तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन 12 महीने के अंदर फाइल कर ले, ठीक है ना। चलिए बेटा, आई होप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, कैंसलिंग प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन एंड पोस्ट डेटिंग द एप्लीकेशन। कहते वेयर ए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हैज बीन फाइल्ड इन परसुएंस ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर ए पेटेंट कंप्लीट बाय प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन or by specification treated by virtue of direction under subsection 3 as a provisional specification, the controller may, if the applicant so request, at any time before the grant of patent, cancel the provisional specification and post date the application to the date of filing of a complete specification। तो कहते हैं कि जहाँ पे मान लो एप्लीकेंट ने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल कर दिया एप्लीकेशन के साथ, या एप्लीकेशन के साथ या एप्लीकेशन के साथ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल की थी सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, जिसको बाद में उसने कहा कि इसको प्रोविजनल मान, यानी कहने का भाव एप्लीकेशन के साथ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल कर दिया हमने, 12 महीने का टाइम था। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर एप्लीकेंट रिक्वेस्ट करे तो कंट्रोलर जो है में, उसकी मर्जी होती है, एट एनी टाइम बिफोर द ग्रांट ऑफ पेटेंट ग्रांट करने से पहले कैंसिल कर सकता है प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन को, एंड पोस्ट डेट द एप्लीकेशन टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। मतलब वो कहता है कि देखो जो प्रायोरिटी डेट है वो कहाँ शिफ्ट कर दी जाए, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करने के टाइम पे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यानी कि देखो हमने ये बात की कि जब एप्लीकेशन लगाई जाएगी प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के साथ, उसको हम क्या मानेंगे, प्रायोरिटी डेट, ठीक है, प्रायोरिटी डेट मान लेंगे एप्लीकेशन लगाने की डेट से। अब मान लो एप्लीकेंट खुद बोले, एप्लीकेंट अगर खुद बोल दे कि हाँ भी सर इसको क्या करो कि ये जो एप्लीकेशन की डेट है, ठीक है, तो हमने फाइल की थी प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, उसके 12 महीने के अंदर मान लो हमने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर दी, तो हम कहते हैं कि इस एप्लीकेशन की डेट को क्या मान लो, तो डेट ऑफ एप्लीकेशन इसको मत मानो, डेट ऑफ एप्लीकेशन जब हमने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल किया इसको मान लो। तो अब कंट्रोलर की मर्जी वो माने या ना माने। आई रिपीट दिस पॉइंट कि जहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है बिफोर द ग्रांट ऑफ पेटेंट कि कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल द प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, ठीक है, कि प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन कैंसिल कर दो, तो अब रह ही क्या गया, खाली कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रहेगी, कि प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल करना ना करना तो मर्जी है, ठीक है। जो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन था उसको कैंसिल कर दो, क्योंकि मान लीजिए हमने जो, ऐसा होगा क्यों, लॉजिक लगाइए, ऐसा उस केस में होगा कि जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है वो बेस्ड होती है किसके ऊपर, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। अब जो हमारी इन्वेंशन निकल के आई वो टोटली प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन से डिफरेंट है, हमारी जो इन्वेंशन निकल के आई, वो टोटली डिफरेंट है, ठीक है, जो हमने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन में मेंशन की थी इन्वेंशन। तो हम कहते हैं कि देखो जो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन उसको कैंसिल ही कर दो, और क्या है कि अब जो जब हमने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल की है उस डेट को ही आप क्या मान लो, डेट ऑफ एप्लीकेशन मान लो, उस डेट को ही हम प्रायोरिटी डेट मान लेंगे, ठीक है। चलिए बेटा इसको हम एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। पहला कि जब प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल की गई है उसके 12 महीने के अंदर क्या है कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करनी है, नहीं किया तो एप्लीकेशन अबेंडन हो जाएगी, और एप्लीकेशन के साथ मर्जी होती है एप्लीकेंट की, वो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन लगाए या सीधा ही कंप्लीट स्पेसिफिकेशन लगा दे। अगर प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन लगाइए तो 12 महीने का टाइम मिल जाता है। और जहाँ पे हमने क्या है कि मल्टीपल एप्लीकेशन फाइल कर रखी हैं मल्टीपल इन्वेंशंस के लिए, अब कंट्रोलर को ये लगता है कि जो इन्वेंशन है ये पिछली एप्लीकेशन में जो इन्वेंशन दिखा रखी है उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है या कॉग्नेट फॉर्म है, वैसे ही है ये चीज़। तो अब क्या कर सकता है कि कंट्रोलर उन एप्लीकेशन को क्लब कर सकता है और कह सकता है कि इसका एक ही पेटेंट ग्रांट होगा, एक ही एप्लीकेशन बनती है। तो क्वेश्चन ये आया है कि अब डेट ऑफ प्रायोरिटी कौन सी मानी जाएगी, ठीक है, जो सबसे पहले जो एप्लीकेशन लगी है वही क्या मान ली जाएगी, डेट ऑफ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन मान ली जाएगी, उसके 12 महीने के अंदर ही कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल होगा। फिर है कि जहाँ पे कहते हैं कि देखो जहाँ पे एप्लीकेंट जो है
एप्लीकेशन के साथ सीधा ही क्या फाइल कर देता है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। बट बाद में उसको लगता है कि नहीं, इसको प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन माना जाए, ठीक है, तो 12 महीने के अंदर वो एप्लीकेशन लगा सकता है कि हाँ जी इसको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की जगह प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन माना जाए, और प्रोविजनल के 12 महीने के अंदर वो कंप्लीट फाइल कर देगा, और क्या, ठीक है। और जहाँ पे कहता है कि जो एप्लीकेंट है उसने एप्लीकेशन के साथ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन लगाई, और अब पेटेंट ग्रांट होने से पहले अगर वो ये कहे कि नहीं, तो इसको कंप्लीट मत मानो, इसको प्रोविजनल मान लो, ठीक है, इसको प्रोविजनल मान लो, तो फिर क्या है कि जब वो एप्लीकेशन लगा रहा है, ठीक है, जब ये एप्लीकेशन लगा रहा है तो उसको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की, तो उस समय कह सकता है कि हाँ भी जो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन था उसको कैंसिल कर दो, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन को कैंसिल कर दो, और डेट ऑफ फाइलिंग उस कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को ही अल्टीमेट फाइलिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन मान लो, ठीक है। तो इस तरीके से यानी एप्लीकेशन की डेट को ही आगे, ठीक है, क्या कर दिया हमने, आगे बढ़ा दिया, उसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी। मैंने कहा था आपको ये क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, अलग अलग देशों के बीच में एक एग्रीमेंट है, अलग अलग देशों के बीच में एक एग्रीमेंट है। मकसद यही है कि हाँ भी तुम हमारे देश के जो लोग हैं या कंपनीज हैं उनको प्रोटेक्शन दो, हम तुम्हारे देश के जो लोग हैं उनके जो या कंपनीज हैं उनके जो पेटेंट्स हैं, इन्वेंशन हैं, उनको प्रोटेक्शन देंगे। तो मकसद एक दूसरे को प्रोटेक्शन देने का है, ठीक है। तो कहते हैं पीसीटी क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है विद 150 प्लस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स, ठीक है, imposing specific formal requirement. It simplifies global patent protection by allowing a single international patent application instead of multiple national ones. अब देखिए अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शन मिल सकती है, वर्ल्ड वाइड तो नहीं मिल सकती, वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शन तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप एक पीसीटी एप्लीकेशन लगाई, 150 प्लस जो देश है जो भी इसका पार्ट है उन सब में आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। तो एक तरह से ग्लोबल लेवल पे आपको पेटेंट प्रोटेक्शन मिल गई, एक सिंगल एप्लीकेशन के जरिए आपको अलग अलग देशों में अलग अलग एप्लीकेशन नहीं लगानी पड़ी, मल्टीपल नेशंस में मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं लगानी पड़ी, एक सिंगल आपने एप्लीकेशन लगाई और सिंगल एप्लीकेशन में आपको 150 से ज़्यादा कंट्रीज में प्रोटेक्शन मिल गई, ठीक है। अब इन्वेंटर क्या करता है, एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन फाइल करता है विपो के पास, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने फर्स्ट जो चैप्टर था पार्ट बी का उसमें डिस्कस किया था। पीसीटी प्रोसेस इंक्लूड्स एन इनिशियल सर्च एंड एग्जामिनेशन फॉर प्रिलिमिनरी पेटेंटेबिलिटी असेसमेंट। तो जो पीसीटी की प्रोसेस में क्या आता है, पहले वही इनिशियल सर्च किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है कि हाँ भी पेटेंटेबल भी है या नहीं है, नोवेल्टी हो गया, ऑब्वियसनेस हो गया, नॉन ऑब्वियसनेस हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो गया। सब्सिक्वेंटली एप्लीकेशन एंटर्स द नेशनल फेज वेयर ईच कंट्रीज पेटेंट ऑफिस इवैल्यूएट्स इट्स बेस्ड ऑन लोकल लॉज, ठीक है। पहले आपने एक इंटरनेशनल एप्लीकेशन लगाई, फिर वो आगे जिन का जो कंट्री उसका हिस्सा है, उस पीसीटी का हिस्सा है, तो वो नेशनल फेज में घुसता है, जहाँ पे क्या है कि हर एक कंट्री देखती है कि हाँ भाई यार ये हमारे कहीं पेटेंट को वायलेट तो नहीं कर रहा, उनके लोकल लॉज के हिसाब से उनके पेटेंट को वायलेट तो नहीं कर रहा। अथॉरिटी जो है ग्रांट करती है पेटेंट्स रिमेन्स विद द नेशनल रीजनल ऑफिस इंश्योरिंग लोकल कंट्रोल, ठीक है। जो अथॉरिटी है जिन्हें ये ग्रांट करना है वो देखते हैं कि हाँ भाई जो उनके हर एक देश जो होगा जिसका हिस्सा, तो नेशनल लेवल पे चेक किया जाएगा कि हाँ भाई ये कोई वायलेशन तो नहीं हो रही उनके पेटेंट की, वो फिर ग्रांट कर देंगी। इससे क्या है कि एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, हर एक देश में अलग अलग जाके आप एप्लीकेशन लगाते फिरें, बहुत पॉसिबल है, बहुत खर्चा आएगा, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि आपके जैसे खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। आपने एक अपने इंडिया में कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन लगाई, दूसरी पीसीटी लगा दी, बस, ठीक है। एप्लीकेंट्स हैव एन एक्सटेंडेड टाइम फ्रेमवर्क टू डिसाइड वेयर टू परस्यू पेटेंट प्रोटेक्शन। इट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्ट्रेटेजिक पेटेंटिंग बेस्ड ऑन द मार्केट पोटेंशियल। बिल्कुल, देखो आपकी अगर स्ट्रेटजी है वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस फैलाने की, अगर आपको बिजनेस ही कहाँ करना है, व्यापारी अगर इंडिया में करना है तो ठीक है, आप इंडिया में कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन लगाइए, बात खत्म कीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको वर्ल्ड वाइड, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज है देश की, ठीक है, रेनबेक्सी है, सिप्ला है, ठीक है, ल्यूपिन है, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो वर्ल्ड वाइड सप्लाई करती हैं, तो वर्ल्ड वाइड दे वांट प्रोटेक्शन, ठीक है। तो वहाँ पे फिर क्या है कि वो इंडिया में लगाएंगे, साथ में पीसीटी की लगाएंगे। पीसीटी प्रमोट्स ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन टू इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड हार्मोनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है। अब ये जो पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी है, इसके जरिए क्या है कि जितने 150 प्लस मेंबर कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के जो पेटेंट है उसको प्रोटेक्शन देती हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे एक कोलैबोरेशन बनता है कि हाँ जी हम आपके पेटेंट को प्रोटेक्शन देंगे और तुम हमारे पेटेंट को प्रोटेक्शन दो। इसे एक हार्मोनाइजेशन बनता है,
आपस में एक सहमति बनती है अलग अलग कंट्रीज की, जिससे क्या है कि अब जो इन्वेंशन है उसको प्रमोट किया जाता है ग्लोबलाइज लेवल पे। ठीक है, आई होप आपको नींद नहीं आ रही होगी, समझ आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये बेसिक सी बात है, व्हेन शुड एन एप्लीकेशन फॉर पेटेंट बी फाइल्ड। कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके फाइल करो। आपको लगता है कि हाँ भाई कि ठीक है ये इन्वेंशन हो जाएगी, कामयाब हो जाएगी, तो फटाफट लगा दो एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लगाओ, साथ में क्या फाइल करो, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। 12 महीने का टाइम है। ठीक है, तो आप फायदा क्या होगा कि आपकी एक प्रायोरिटी डेट फिक्स हो जाएगी। आपकी जो प्रायोरिटी डेट फिक्स हो जाएगी, ठीक है, 12 महीने के अंदर फाइल करो, आपका काम पक्का। ठीक है, अगर आपकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कामयाब हो गई। ठीक है, अगर एप्लीकेशन फॉर ए पेटेंट शुड बी फाइल्ड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल डेट एंड शुड नॉट बी डिलेड। एन एप्लीकेशन फाइल्ड विद प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, तो एप्लीकेशन फाइल की जाती है प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के साथ, डिस्क्लोजिंग द एसेंस ऑफ नेचर ऑफ द इन्वेंशन हेल्प्स टू रजिस्टर द प्रायोरिटी ऑफ इन्वेंशन। तो ये सहायता करती है जो इन्वेंशन की प्रायोरिटी है उसको रजिस्टर करने में। तो आपकी इन्वेंशन की जो प्रायोरिटी है बेटा, ठीक है, जो आपकी इन्वेंशन की जो प्रायोरिटी है वो रजिस्टर हो जाती है कि आपको इसकी प्रायोरिटी मिल गई। तो कहते हैं डिले इन फाइलिंग एन एप्लीकेशन में इंटेल सम रिस्क। बिल्कुल, डिले करने से आपके नुकसान ही नुकसान है। एक तो कल को आपने फाइल किया नहीं कुछ, कोई और आ गया उसके बाद 2 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, तो क्या कर लेंगे आप। ठीक है, सम अदर इन्वेंटर मे फाइल या माइट फाइल ए पेटेंट एप्लीकेशन ऑन द सर्ट इन्वेंशन। ठीक है, जो आपके दिमाग में चल रहा था उसके दिमाग में चल रहा है, क्या हो सकता है कि उसको पता लग गया भी ये आप ये चीज़ बना रहे हैं। ठीक है ना, देन मे बी आइदर एन एडवर्टेंट पब्लिकेशन ऑफ द इन्वेंशन बाय द इन्वेंटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और बाय अदर्स इंडिपेंडेंटली ऑफ हिम और हर। अगर मान लो वो नहीं फाइल कर रहा तो आपने फाइल कर दिया, आप भी इन्वेंशन कर रहे थे, या आपने नहीं किया उसने कर दिया, नुकसान तो है ही है ना पार्टीज का। ठीक है, और नेक्स्ट जो बेटा टॉपिक है वो क्या है, जनरल प्रोसीजर फॉर अपोजिंग ए पेटेंट। इसको हम करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।